गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम महाराणा प्रताप के पार्ट सेकंड में उनकी साहित्यिक उपलब्धियाँ और मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में हमने महाराणा कुंभा की विजयों के बारे में देखा था कि किस तरीके से उन्होंने जो है मेवाड़ को न केवल संरक्षित रखा बल्कि शत्रुओं से भी सुरक्षित रखा और मेवाड़ का विस्तार भी किया। मालवा और गुजरात से संघर्ष हुआ, उनमें भी जो है महाराणा कुंभा विजयी हुए। वो उनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ थी। अब हम देखेंगे कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन। महाराणा कुंभा एक ऐसे शासक थे जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक जो है अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, महान योद्धा थे, साहसी मनुष्य थे और विद्वान थे स्वयं और विद्वानों के आश्रय दाता थे। 15वीं शताब्दी हम देखते हैं कि जिस समय महाराणा कुंभा युद्धों में व्यस्त रहे उस समय भी उन्होंने जो है कला और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उनकी जो उपलब्धियां हैं वो सांस्कृतिक उपलब्धियां मेवाड़ के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भी अति महत्वपूर्ण हमें दिखाई देती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कला के क्षेत्र में उनका योगदान क्या रहा अपने साहित्य के क्षेत्र में। कला जो है सबसे महत्वपूर्ण है स्थापत्य कला। या फिर वास्तु मनुष्य अपने खाली समय का उपयोग करके अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपने हुनर और कौशल के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा जो भी कृति या कोई रचना करता है वो उसको हम जो है कला के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला, यानी जितने भी निर्माण कार्य होते हैं भवनों इमारतों के वो स्थापत्य कला या वास्तुकला में आते हैं। हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा के समय 5 प्रकार के जो है स्थापत्य निर्मित हुए। राजप्रसाद यानी कि महल, सेकंड है दुर्ग, तीसरे स्थान पर देवालय यानी मंदिर, फिर स्तंभ और जलाशय में। हम देखते हैं स्थापत्य के मामले में वास्तु के जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि शिल्पी मंडल जो था प्रमुख राजशिल्पी था मेवाड़ में कुंभा के समय। तो जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, जितने भी स्थापत्य में मंदिर बनाए गए या फिर दुर्ग आदि बनाए गए, स्तंभ आदि बनाए गए, तो उन सब में हम देखते हैं परंपरागत शैली का प्रयोग किया गया है। और धार्मिक के साथ साथ जो है सुरक्षा की भावना का भी ध्यान रखा गया है यदि मंदिर देवालय आदि बन रहे हैं तो। और दुर्ग में जो है और राजप्रसाद यानी महलों में जो है उपयोगिता के साथ साथ जो है सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। ये कुंभाकालीन स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। जहाँ तक जो है राजप्रसाद का सवाल है कि महल 2 मुख्य हम देखते हैं महाराणा कुंभा ने बनवाए। एक तो चित्तौड़गढ़ में राजप्रसाद जो है चित्तौड़ का राजप्रसाद और दूसरा है कुंभलगढ़ का राजप्रसाद। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो महत्वपूर्ण महल है राजप्रसाद है। कुंभा द्वारा बनाए गए जो राजप्रसाद है बहुत विशाल भवन है, मजबूती लिए हुए हैं, विशाल और मोटी मजबूत दीवारों से इन महलों का निर्माण किया गया है। और विशालता के साथ साथ हम देखते हैं सुरक्षा और जो है तक्षण कला भी इनकी महत्वपूर्ण है। विशेषकर हम देखते हैं कि कुंभा द्वारा जो महल बनवाए गए हैं उनमें जो झरोके हैं वो वास्तु के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। अब दूसरे स्तर पर अगर हम देखें दुर्ग यानी किले। प्राचीन काल में जब राजतंत्र था और मेवाड़ में भी राजतंत्र ही रहा है मध्यकाल तक, तो उस वक्त जो है दुर्ग जो थे प्रशासनिक और सैनिक केंद्र होते थे एक प्रकार के,
तो जब दुर्ग बनाए जाते थे तो उनमें मजबूती और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। और कुंभा के समय जो दुर्ग निर्मित हुए हैं उनमें हमें जो है ये सारी स्थापत्य की विशेषताएं दिखाई देती हैं। ये जो दुर्ग बनाए गए हैं कुंभा के काल में, उनमें हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग महत्वपूर्ण है, कुंभलगढ़ का दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है कुंभा द्वारा बनाए गए दुर्गों में। और उसके अलावा बसंतगढ़ का दुर्ग है जो कि सिरोही में है, भौमट का दुर्ग है और बदनौर में बैराट का दुर्ग है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो है वहाँ पे आबू में अचलगढ़ का दुर्ग है। तो जो चित्तौड़ का दुर्ग है वो आज तक मौजूद है, काफ़ी कम जो है उसकी क्षति हुई है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि सही अवस्था में जो है हम उसके दर्शन कर सकते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग भी जो है सही सलामत मौजूद है, आज भी हम उसकी दीवार पर भित्ति चित्र तक देख सकते हैं। और ये प्रामाणिकता है इस बात की कि सुरक्षा के साथ साथ जो है वास्तु के नियमों का जो है पूरा ध्यान रखा गया था इन दुर्गों को बनाने में। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो सर्वश्रेष्ठ है उसको बनाना शुरू किया था कुंभा के काल में 1443 ईस्वी में एडी में ये बनना शुरू हुआ। और 1459 एडी में इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इतने वर्ष इसको बनाने के लगे तो काफ़ी जो है ये विशाल दुर्ग है। इस दुर्ग में जो है औरतपुर, हल्लापुर, रामपुर आदि महत्वपूर्ण हैं। ये द्वार हैं जो कि इस किले में है। सुरक्षा जो प्राचीर है किले की यानी दीवार और बुर्ज मजबूत दिखाई देते हैं हमें। ये दुर्ग चित्तौड़ का दुर्ग जो है गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है इसके अंदर जो है जल संग्रहण की जो विशेषता है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। इसलिए दुर्ग इतना विशाल था कि इसमें 50,000 लोग एक साथ रह सकते थे, क्योंकि प्राचीन काल में दुर्गों के आसपास जो है नगर भी बनाए जाते थे। तो इन जो है दुर्गों में जो है बहुत सारे व्यक्ति की रहने की व्यवस्था की जाती थी। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है 50,000 व्यक्तियों के निवास स्थान का सामर्थ्य रखता था। वहाँ पर जो है जल संग्रहण की व्यवस्था और जो है मतलब दुर्ग का निर्माण इस तरीके से किया गया था कि सभी वर्गों के लिए इसमें समान स्थान था। तो सबसे ऊंचे भाग पर कुंभलगढ़ के सबसे ऊंचे भाग पर कटारगढ़ बनाया गया था जो कि कुंभा का निवास स्थान था। और दुर्ग को मेन जो दुर्ग का भवन है उसको ऊंचाई पर बनाया गया था। राज परिवार के जो महल थे वो ऊंचाई पर बनाए गए थे और समतल भूमि पे कृषि आदि की व्यवस्था थी। जलाशय आदि बने हुए जल संग्रहण के लिए, ताकि कुंभलगढ़ यानी गढ़नगर में भी जितने भी लोग रह रहे हैं वो आराम से रह सकें। फिर हम देखते हैं कि अचलगढ़ सिरोही का दुर्ग महत्वपूर्ण है। सिरोही का बैराट महत्वपूर्ण है। सिरोही का बसंतगढ़, बदनौर का बैराट, भौमट का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग और चित्तौड़गढ़।
गढ़, गढ़ मतलब किला या दुर्ग। ये भी कुंभा काल में बनाए गए महत्वपूर्ण दुर्ग है। बदनौर का जो दुर्ग है, बदनौर में दुर्ग से बदनौर दुर्ग बैराट दुर्ग दोनों नाम से हमें लगता है। भीलों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मेवाड़ में। महाराणा कुंभा के समय में भील काफ़ी सक्रिय थे, तो उन भीलों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए महाराणा कुंभा ने घूमट का दुर्ग बनवाया। और राजस्थान की पश्चिमी सीमा सुरक्षित रहे, इसके लिए वहाँ पर भी किले का निर्माण जरूरी था, इसलिए आबू में जो है अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है पूरे मेवाड़ का मुख्य राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र था। आज भी जो है ये गढ़ मौजूद है, और जो है सिरमौर कहा जाता है राजस्थान के गढ़ों में। कहा भी गया है कि गढ़ के बाद चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े हैं। तो इस तरीके से स्थापत्य का महत्वपूर्ण जो है हम प्रतिरूप जो है गढ़ों के रूप में, किलों के रूप में या दुर्गों के रूप में देखते हैं। शिल्पी मंडल की देखरेख में जो है महाराणा कुंभा के ही काल में, या यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ महाराणा कुंभा ने अकेले ने ही कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इसने बनवाए थे कुंभा ने। इस तरीके से इस कारण ही जो है स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक किसको माना जाता है? कुंभा को ही माना जाता है। फिर है देवालय यानी मंदिर। देवताओं को रहने का स्थान देवालय कहलाता है, मंदिर कहलाता है। तो मंदिर जो है जैन और हिंदू मंदिर मुख्य रूप से बने कुंभा के काल में। तो हम देखते हैं कि रणकपुर के जैन मंदिर, जैन मूर्तियों के लिए और संगमरमर के जो है उपयोग के कारण विश्व प्रसिद्ध है। आबू के मंदिर, महत्वपूर्ण कुंभा के द्वारा बनवाए हुए। फिर है श्रृंगार चंद्र का मंदिर, जो कि कुंभा ने अपनी पुत्री वागीश्वरी देवी के विवाह के समय बनवाया था। श्रृंगार चंद्र का मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। श्रृंगार चंद्र यानी गौरी, गौरी कौन है? शिव की पत्नी। श्रृंगार चंद्र का मंदिर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभ श्याम का मंदिर ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभ श्याम का मंदिर और एक लिंग जी का मंदिर। वैसे तो कुंभा ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, पर प्रसिद्ध मंदिर जो है ये जो है कुंभा कालीन मंदिर है। इन मंदिरों में जो है हमें डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि ये मंदिर परंपरागत शैली पर बने हुए हैं, और ये मंदिर जो है कुंभा के स्थापत्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इन मंदिरों में धार्मिक भावना के साथ साथ जो है सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आमतौर पे क्या देखा जाता है कि मंदिर को सिर्फ धर्म के उद्देश्य से ही बनाया जाता है, पर जैसा कि हम सबको विदित है कि मेवाड़ जो है हमेशा से मुगलों के लिए सिरदर्द रहा है, और मेवाड़ जो है भारत की आन बान और शान है, और हमेशा से ही जो है मेवाड़ी राजपूत राजा युद्धों में रत रहे हैं। तो युद्धों में रत रहने के कारण शत्रु से सुरक्षा की जो है उपयोग की दृष्टि से या शत्रु से सुरक्षा की दृष्टि से जो है मंदिरों को भी सुरक्षित रखने के लिए पूरे के पूरे प्रयोग किए गए, पूरे की पूरी व्यवस्था की गई थी। इसलिए इन मंदिरों का स्थापत्य ऐसा है कि इनमें सुरक्षा का जो है विशेष ध्यान रखा गया है। फिर है जलाशय, तालाब। अब दुर्ग नगरों में जो है या गढ़ के आसपास जो नगर होते थे, दुर्ग के आसपास जो नगर होते थे, तो उनमें जो है न केवल राज परिवार, सैनिक अधिकारी, सैनिक, उनके परिवार आदि के अधिकारी, कर्मचारी सहित उनके परिवार, ये सब लोग रहते थे। तो इस विशाल दुर्गों में जो है, दुर्ग नगरों में जो है दुर्ग के आसपास जो भी आबादी होती थी वो दुर्ग नगर कहलाता था। तो इनके लिए पीने के पानी की या लिए जो है जल संग्रहण की व्यवस्था करनी होती थी। तो हम देखते हैं कि कुंभाकालीन स्थापत्य में एक अभूतपूर्व जल संग्रहण व्यवस्था में दिखती है कि जो है ऊंचाई पर तो
जाता था और नीचे की तरफ जो है इस तरीके से तालाब टाके बनाए जाते थे ताकि पहाड़ी क्षेत्रों का जो जल है नीचे की तरफ आकर जलाशय में जमा हो और जो है वहाँ से नालियों के द्वारा जल जो है निकासी जल भेजने की व्यवस्था की जाती थी पूरे के पूरे दुर्ग नगर में। तो इस तरीके से कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें तो 50,000 व्यक्तियों के लिए जल संग्रहण की व्यवस्था की गई थी जलाशय बनाकर। तो कुंभकालीन जो स्थापत्य है उनमें हम देखते हैं कि जल संग्रहण व्यवस्था अति महत्वपूर्ण हमें दिखाई देती है। फिर स्तंभ है, प्राचीन काल से ही जो है वास्तु निर्माण के कार्यों में स्तंभों के निर्माण अति महत्वपूर्ण रहे हैं। मौर्य काल में जो है अशोक का स्तंभ है और अशोक ने बहुत सारे स्तंभ बनवाए हैं। अशोक के मौर्य स्तंभ अति महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति का स्तंभ लेख, नासिक प्रशस्ति के एक प्रकार का स्तंभ लेख है। ये परंपरा जो है राजपूत शासकों में बरकरार रखी और इनमें जो है कुंभा का योगदान भी रहा। कुंभा का जो बनवाया गया प्रमुख स्तंभ है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसे हम विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं। कुंभा की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था इसलिए इसे विजय स्तंभ कहा गया। और कुंभा की कीर्ति को यश को प्रकट करने के लिए बनाया गया इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ कहा गया। और इसे मोरध्वज भी कहा जाता है, इसे विद्वानों ने मोरध्वज भी नाम दिया है। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, विजय स्तंभ का निर्माण कार्य 1448 AD में। AD मीन्स ईस्वी 1459 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। ये जो स्तंभ है इसमें मूर्तियों से आच्छादित है, मूर्तियों से ढका हुआ है, इसलिए इसे जो है मूर्तियों का जायका या मूर्तियों का विश्वकोश भी कहा जाता है। विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक को परास्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। 9 मंजिला है विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा की कीर्ति को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं। और ये जो विजय स्तंभ है इसके मेन जो प्रवेश द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें भगवान जो है विष्णु का जो है मूर्ति का अंकन है, इसलिए इसे जो क्या कहा जाता है मोरध्वज भी कहा जाता है। अब मूर्ति कला, मूर्ति कला कुंभा के काल में विशेषकर हमें हिंदू और जैन मंदिरों में दिखाई देती है। हिंदू व जैन मंदिरों में हमें मूर्ति कला के नमूने मिलते हैं। मूर्तियां जो है हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं मूर्ति कला को। हिंदू और जैन मूर्तियां यानी हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियां, जैन संतों की मूर्तियां, जैन देवी देवताओं की मूर्तियां, पौराणिक जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां, इनमें यक्ष, किन्नर, गंधर्व और व्याल आदि जो है ये पौराणिक देवी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। फिर सामान्य जीवन से संबंधित मूर्ति अंकन, मूर्तांकन, जिसे हम देखते हैं युद्ध के दृश्य, ये हमें मंदिरों में भी दिखते हैं और किले की गढ़ की नीचे दीवारों में इन दृश्यों का अंकन है। युद्ध दृश्य, उत्सव दृश्य, भजन मंडली आदि। अंतिम वर्ग में जो है मूर्तियों इसकी है पौराणिक आख्यान, यानी कोई पौराणिक जो कथाएं हैं उनका जो दृश्य चित्रण किया गया है उनको भी मूर्ति रूप में उनका मूर्तांकन किया गया है, पौराणिक कथा अंकन। तो इस प्रकार की जो मूर्तियां कुंभा के काल में बनाई गई हैं, ये मूर्तियां ज़्यादातर जो है धर्म से संबंधित मूर्तियां हिंदू और जैन मंदिरों में दिखती है।
मूर्तियाँ दिखती हैं। सामान्य जीवन से संबंधित जो मूर्तियों की तक्षण किया गया है, की गई मूर्तियाँ युद्ध दृश्यों से संबंधित है, उत्सव दृश्यों से संबंधित है, भजन मंडलियों से संबंधित है। कभी कभी कोई जो है नृत्य सभा का भी अंकन कर दिया गया है। बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं ज़्यादातर हमें किसमें मिलती है, मंदिरों में मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो है मूर्तियों के हमें मिल रहे हैं जो महत्वपूर्ण है कुंभा के काल में। तो कुंभलगढ़ में जो कि कुंभा का बनवाया अपनी महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़। फिर हम देखते हैं हम शाम के मंदिर की मूर्तियाँ महत्वपूर्ण है, किस प्रकार की मूर्तियाँ हैं श्याम मंदिर। फिर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को मूर्तियों का ज्यादातर कार्य है, विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को किया गया पूरे स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ जो है 9 मंजिला है और जो उसका नीचे से जिसका व्यास है वो लगभग 30-33 फुट चौड़ाई है और 122 फुट ऊंचाई। 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ में बहुत कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में अगला स्थान है संगीत कला। संगीत कला का विकास हुआ कुंभा के काल में, क्योंकि महाराणा कुंभा स्वयं संगीत प्रेमी थे, वीणा का अच्छा वादन करते थे। संगीत पर उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं जो संगीत के विषय पर उनकी गहरी समझ को प्रकट करते हैं। इन ग्रंथों में संगीत राज सूर प्रबंध, संगीत रत्नाकर, और संगीत मीमांसा अति महत्वपूर्ण है। नृत्य कला का कुंभा के काल में काफी विकास हुआ है। संगीत के तरीके से विश्लेषण ग्रंथ है जो कि कुंभा द्वारा रचित है। रणकपुर की जो जैन मंदिर है उनमें हम देखते हैं कि कई सारी भजन मंडलियों को, कई सारे गायकों को सभा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उनमें झांझ, वीणा, मृदंग जो है आदि वाद्य यंत्र को लिए हुए हाथ में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से संगीत कला का काफ़ी विकास हुआ था महाराणा कुंभा के काल में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर हम जो है नृत्य के दृश्यों को पाते हैं, नृत्य के दृश्य में दिखाई देते हैं। तो संगीत और नृत्य कला काफ़ी विकसित हो चुकी थी कुंभा के काल में। अगला स्थान आता है चित्रकला का। कुंभा के काल में चित्रकला का विकास हुआ क्योंकि कुंभा के महलों के जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा के जो महल हैं उनके भित्ति चित्र आज भी हमें दिखाई देते हैं, अवशेष के तौर पे ही भले दिखाई दें। इसके अलावा जो है धनी माने जो लोग थे, सामंत आदि हैं, उनके जो भवन थे, उनके जो महल थे, उनमें भी उनकी दीवारों में भी हमें चित्रण दिखाई देता है। यानी कि चित्रकला भित्ति चित्र के रूप में जो है विकास कर रही थी मेवाड़ में कुंभा के समय। कुंभा के समय एक ग्रंथ चित्रित किया गया था, यानी कि चित्रों के रूप में जो है चित्रित ग्रंथ बनाया गया था। उसका नाम है सुपान चर्या। अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसकी आज भी पांडुलिपि में मौजूद है, सुपान चर्या। इस ग्रंथ को लिखने में स्वर्ण चूर्ण का प्रयोग किया गया है, अति महत्वपूर्ण है। स्वर्ण चूर्ण का प्रयोग किया गया है सुपान चर्या को लिखने के लिए। ये तो इसकी पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता यह है ग्रंथ को चित्रों के साथ लिखा गया है। कला के साथ साथ साहित्य का विकास भी काफी हुआ है, क्योंकि स्वयं कुंभा विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कुंभा स्वयं किसके विद्वान थे? वेद, पुराण, मीमांसा, व्याकरण, ज्योतिष आदि का ज्ञान कुंभा को अच्छा था। विद्वानों का आदर करते थे, विद्वान जो उनके दरबार में आश्रय भी पाते थे। कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनमें जो है कुंभा ने स्वयं ने किसकी रचना की थी? एक तो उन्होंने गीत गोविंद, जयदेव का जो गीत गोविंद है, जयदेव ने क्या लिखा है?
गीत गोविंद, उस पर टीका लिखी है महाराणा कुंभा ने। टीका का नाम क्या है? रसक्रिया। ये कुंभा की अपनी महत्वपूर्ण रचना है। फिर संगीत के ग्रंथ हम पहले देख चुके हैं। संगीत रत्नाकर, संगीत राज सूरप्रबंध, संगीत राज सूरप्रबंध, संगीत रत्नाकर, और संगीत मीमांसा। कुंभा ने स्वयं ने इतने ग्रंथों का रचना की है। अब जो शिल्पी मंडन था वो प्रमुख स्थापत्यकार था, पर उसने जो है स्थापत्य कला पर भी, वास्तुकला पर भी कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो मंडन के ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, शिल्पी मंडन के ग्रंथ महत्वपूर्ण है कुंभा के काल में। इन्होंने लिखा है देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन और वास्तु मंडन। ये जो है शिल्पी मंडन के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब उन्होंने जो है इसमें क्या क्या उल्लेख किया है? देवमूर्ति प्रकरण में जो है देव मूर्तियों को निर्माण किस नियमों के आधार पर किया जाए और देव मूर्ति की स्थापना जो है किस तरीके से जो है की जाए, ये सारा विवरण दिया है देवमूर्ति प्रकरण नामक ग्रंथ में। प्रसाद मंडन में जो है शिल्पी मंडन ने राजमहल बनाने की जो है नियम विधियाँ जो है उनका उल्लेख किया है कि किस आधार पर, किस नियम के आधार पर जो है राजमहल का भवनों का निर्माण किया जाए। वास्तु मंडन में वास्तु की समस्त विधियाँ नियम आदि का उल्लेख मंडन ने किया है। मंडन के पुत्र जो है नाथा, उसने वास्तु मंजरी नाम ग्रंथ लिखा है, कि वास्तुकला का लिखा हुआ ग्रंथ है वास्तु मंजरी। और मंडन के पुत्र गोविंद ने दो ग्रंथ लिखे हैं, कला निधि और उद्धार डोरनी। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे कुंभा के काल में। इसके अलावा काल व्यास का एक लिंग महात्म्य है, भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से विभिन्न विषयों पर जो है कुंभा के काल में ग्रंथ लिखे गए। कुंभा ने स्वयं भी जो है कई ग्रंथों की रचना की है। तो जो है काफ़ी साहित्यिक विकास हुआ कुंभा के काल में। साहित्यकारों को काफ़ी आदर किया जाता था कुंभा के दरबार में, उनको वेतन आदि भी दिया जाता था। यही कारण है कि साहित्य की अभूतपूर्व जो है प्रगति हुई है महाराणा कुंभा के समय में। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियाँ, सैनिक उपलब्धियाँ और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ जो है देखने के पश्चात हम ये पाते हैं कि कुंभा जो है न केवल एक शासक था बल्कि एक जो है महान कूटनीतिज्ञ था, महान विद्वान था और जो है एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था, जिसको कि राज शासन के अलावा भी कई सारे जो है बातों का ज्ञान था। तो कुंभा की जो उपाधियाँ हम देखते हैं, अगर हम कुंभा का मूल्यांकन करें तो कुंभा की उपाधियाँ देखकर ही लगता है कि मेवाड़ में जो है इस प्रकार का बहुमुखी प्रतिभा का शासक है कुंभा एकमात्र हमें दिखाई देता है। कुंभा ने न केवल जो है विरासत में मिले हुए मेवाड़ साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, बल्कि मालवा, गुजरात और मारवाड़ इन तीनों जो है राज्यों से मेवाड़ की रक्षा भी की, मेवाड़ राज्य का विस्तार भी किया। उसकी कूटनीतिज्ञता भी हमें दिखाई देती है कि उसने जो है अपने शत्रु को कभी इकट्ठा नहीं होने दिया, और अगर कभी उसका कोई शत्रु इकट्ठा हो गया तो उन्हें विजय नहीं होने दिया। जैसे कि गुजरात और मालवा में दोनों ने गठबंधन किया, उसके बावजूद वो है कुंभा को विजय नहीं कर सके। तो एक तरफ कुंभा ने कूटनीतिज्ञता वाले कार्य किए, दूसरी तरफ जो है अपने शत्रु पर विजय पाकर उसने जो है एक शासक, एक अच्छे शासक होने का प्रमाण भी दिया है। स्वयं जो है कई ग्रंथों की रचना की, तो जो है उसकी विद्वता को दर्शाते हैं कि ग्रंथ
उन्होंने किस कारण, और उनकी उपाधियां क्या है? महाराणा यानी कि राणाओं का राणा यानी शासकों का शासक, राणा रासो यानी कि साहित्यकारों का, शासकों का शासक महाराणा, राणा रासो यानी कि साहित्यकारों का आश्रयदाता, फिर उनकी उपाधियां हैं दानगुरु, महारानी होने के कारण, छात्र, छापा हमारी उनको पद्धति है, निपुणता के कारण, कई सारी उपाधियां हमें दिखाई देती है महाराणा कुंभा की। उनमें महाराजा धिराज, राय रायन, अश्वपति आदि महत्वपूर्ण है। ये सब उपाधियां उनकी जो है चारित्रिक विशेषताओं को, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को प्रदर्शित कर रही है। तो महाराणा कुंभा जो है एक शासक होने के साथ साथ एक बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी थे। धन्यवाद।